नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हम सभी को पता है कि झारखंड एसएससी ने पीजीटी की परीक्षा जल्दी ही संपन्न कराया और उसके बाद जल्दी ही टेंटेटिव आंसर की भी जारी कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी ऑब्जेक्शंस उसमें किए गए, जिसका लास्ट डेट था ऑब्जेक्शन रेज करने का 26 सितंबर 2023 और हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी ही जेएसएससी इस पे फाइनल आंसर की जारी करते हुए अपना रिजल्ट भी जारी कर देगी और बाकी का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है साथियों कि झारखंड एसएससी द्वारा जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तब स्टार्ट किया जाएगा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कंप्लीट प्रोसेस को। आखिर किन चीज़ों को जेएसएससी देखता है, जेएसएससी जो डिमांड करता है एक कैंडिडेट से, उम्मीद करता है, उसका रेफरेंस वो किसको मानता है। तो हम इन बारीकियों को सीखेंगे ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2018 पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जेएसएससी ने, ये मेरा ही है, चिराग कुमार आपको दिख रहा होगा, ये मेरा रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ मैंने कुछ सिक्योरिटी पर्पज से हाइड किया हुआ है। तो जेएसएससी ने मुझे 2018 के पीजीटी मैथ्स में रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, मैं रिजेक्ट था, लेकिन मैं बता दूं कि 2018 में पोस्ट थे 280, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई कर पाए थे ओनली 108 कैंडिडेट। फिर भी मैं रिजेक्ट हो गया। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई, मेरे सर्टिफिकेट में क्या खामी हो गया, क्या खामियां रह गया जिसके वजह से मुझे रिजेक्शन को झेलना पड़ा। तो हम लोग सीखेंगे आज के वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को, और उम्मीद है कि मेरी गलतियों को, जो मैंने गलती किया है, वो आप लोग को बता पाऊं ताकि आप भी वो गलती ना करें जो मैंने किया था। ठीक है, तो हम लोग जेएसएससी के बारे में बताओ तो इसका जो ब्रोशर है, जेएसएससी हमेशा उसी को रेफरेंस के तौर पे मानती है। जो हूबहू लिखा हुआ है ब्रोशर में वही हूबहू उसी को एक्सपेक्ट करके जेएसएससी आपसे उम्मीद करती है कि वेरिफिकेशन में हम उसको फॉलो करें। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो पीजीटी का जॉब है जो कि 11 सब्जेक्ट में जेएसएससी द्वारा निकाला गया था, ये लेवल 8 का जॉब है। ठीक है, लेवल 8 क्या होता है, बेसिक क्या होता है, बेसिक के बाद क्या क्या और तरह के भत्ता और तरह का अलाउंस सरकार द्वारा दिया जाता है कर्मचारियों को। ठीक है ना, क्या प्रमोशन का स्कोप है पीजीटी टीचर का, प्रिंसिपल आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, आपका प्रमोशन कहाँ मिल सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग किसी एक वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, तो बिना हम लोग डाइवर्ट हुए इसी पे हम लोग फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मैं बारे में बात करूं, आपको पता है कि मास्टर्स होना चाहिए प्लस बीएड, लेकिन यहां थोड़ा देखने वाली बात क्या है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, जेएसएससी दो तरह का हमेशा जिक्र करेगा, आप कल को जॉब में आ जाइएगा तो भी, एक बोलेगा शैक्षणिक योग्यता, एक बोलेगा प्रशैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता किसको कहते हैं, आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया, वो कहलाता है शैक्षणिक योग्यता, और आपने जो बीएड किया है वो कहलाता है प्रशैक्षणिक योग्यता। तो अभी वेरिफिकेशन से लेकर के जॉब तक, इवन कि आपके रिटायरमेंट तक, आपको इन टर्म्स को हमेशा यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप खैर जॉब में आने के बाद इन सब चीजों के आदी हो जाइएगा। तो यहां इसका कहने का मतलब ये है कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना, अंतिम तिथि, इस डेट तक आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता का। ठीक है ना, मतलब मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, सीधा से यही बात है। लेकिन बीएड के मैं बारे में बात करूं अगर, प्रशैक्षणिक योग्यता, तो जेएसएससी के अकॉर्डिंग जिनका 2021 से 23 का भी सेशन है बीएड का, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। कैसे होंगे, क्योंकि आप जब ब्रोशर को अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें यह भी लिखा हुआ रहेगा कि आपका बीएड का पढ़ाई जो है सत्र पूरा हो गया हो और आप रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। तो चूंकि 2021-23 का जो सत्र पूरा होता है वो हमेशा पूरा होता है मार्च में। ठीक है, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट मार्च के बाद तक था, तो इस अकॉर्डिंग 21 से 23 वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि 21-23 वालों का रिजल्ट नहीं पब्लिश हुआ है, तो खैर इसकी चिंता आपको करना होगा अलग से, लेकिन आप पहले यह जान जाइए कि आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना, इसके बारे में जिक्र करूंगा बाद में कि आखिर कैसे रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है ना, उसके लिए भी कुछ होते हैं प्रोसेस जो आपको रिजल्ट जल्दी दिला सकते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे, हम लोग अब बात करते हैं उम्र सीमा का। ठीक है,
उम्र सीमा में एक बहुत ही बढ़िया बात है कि 40 वर्ष अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के, तो एटलीस्ट 40 साल आपका एज है तो आप एलिजिबल हैं, ये मांगा गया था। लेकिन ये ना अंतिम तिथि जो है उम्र सीमा की अधिकतम तिथि 1/8/2019 को है, मतलब बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले का। 4 साल पहले मतलब कि 4 साल अगर जोड़ दिया जाए तो अभी आप 44 ईयर्स के भी हैं तो भी आप एलिजिबल है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, तो 45 + 4 मतलब 49 साल के भी हैं, देन यू आर एलिजिबल। महिला है तो 43 + 4 47, और अगर BC1 या BC2 है तो 42 + 4 46 साल, ठीक है। उम्र का कोई दिक्कत नहीं है, काफी बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों तक के लिए वैकेंसी खुला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं आरक्षण का, ठीक है ना, जहां पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है। मुझे भी यहीं पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि आरक्षण के लिए जो आप स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं वो 2 तरह का बनता है। एक बनता है जो हमेशा कहलाएगा एसडीओ या डीसी लेवल का। एसडीओ होता है अनुमंडल पदाधिकारी और डीसी होता है उपायुक्त। एक होता है इस लेवल का और एक होता है बीडीओ या सीओ लेवल का। आपके ब्रोशर में जिक्र है सारा, ठीक है। इसको अंचलाधिकारी स्तर का भी कहा गया है हिंदी में, ठीक है। आपके सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ होगा या ये लिखा होगा इंग्लिश में, या फिर अंचलाधिकारी या फिर अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त, ठीक है। 2 तरह का होता है। तो यहां पे क्या बोला है, अगर आपका सर्टिफिकेट 2016, ठीक है, 2/6/2016 या इसके बाद बना हुआ है और इस लेवल का है, देन वो आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट बीडीओ या सीओ लेवल का है तो आपका सर्टिफिकेट वो 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपका सर्टिफिकेट हम बोलेंगे 2018 का है तो आपका किसके लेवल का होना चाहिए, एसडीओ या डीसी लेवल का। और बोलेंगे 2015 का है तो वो किसी भी लेवल का मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। यहां क्लियर देखिएगा, लिखा हुआ भी है 2 पॉइंट बना करके कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। 2/6/16 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में तो आप दोबारा भी आप इसको मेरा वीडियो को आप बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में हम लोग बात करें तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं, ठीक है ना, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए कोई डेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका किसी भी डेट का बना हुआ रहे जाति प्रमाण पत्र तो वो मान्य होगा, है ना। यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है, डेट का मेंशन कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जेएसएससी उसी को मानती है जो यहां पर लिखा हुआ है, ना इधर ना उधर, ठीक है। अथवा या फिर एसडीओ या डीसी लेवल का कभी का बना हुआ है तो चलेगा, या फिर अगर आपने अंचलाधिकारी जिसको मैंने सीओ या बीडीओ कहा था, अगर आपने उस लेवल का बनाया है तो 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। ये है एसटी और एससी का बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूं BC1 या BC2 का, ठीक है। तो BC1 या BC2 के संदर्भ के बात करूं तो 29/8/2012 या इसके बाद का बना हुआ है डीसी या एसडीओ लेवल का तो वो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका सीओ या बीडीओ लेवल का बना हुआ है तो 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है कि एक बात करता है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट का। ये क्या होता है, ये नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो है इस BC1 और BC2 के लिए है, ठीक है ना। होता क्या है कि आप आरक्षण का लाभ तभी ले सकते हैं जब आपका सालाना इनकम 8 लाख या इससे कम हो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें सैलरी और एग्रीकल्चर का इनकम इंक्लूड नहीं होता है। इन चीजों को बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करा दूं। 8 लाख रुपए इनकम आपका होना चाहिए, इसमें सैलरी और एग्रीकल्चर का इंक्लूड नहीं है, देन आप जो है आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, मतलब नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो आप इसको जरूरी जितना जल्दी हो सके आप इसको अपना बनवा लीजिए, ठीक है। इसका वैलिडिटी होता है सिर्फ 1 ईयर का, ये हर साल एक्सपायर करता है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई करके बनवा सकते हैं बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया जाति का बात। अब हम लोग बात करते हैं
कि ओबीसी के बारे में बहुत लोग क्या है ना, ओबीसी सर्टिफिकेट का जिक्र करते हैं कि सर मेरे पास ओबीसी है, उसमें BC1 भी आते हैं, BC2 भी आते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मान्य होता है, जहां पर रिजर्वेशन ओबीसी के लिए 27% दिया गया है। झारखंड में BC1 के लिए 8% है और BC2 के लिए 6% है रिजर्वेशन, ठीक है ना। उसमें भी पीजीटी में उतना नहीं दिया गया है ठीक से। और सेंट्रल में क्या है ना, 27% ओबीसी को दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए सर्टिफिकेट मान्य होता है, लेकिन यहां पे वो वैलिड नहीं होगा, क्लियरली मेंशन है। आप वहां दिखाइएगा तो बोलेगा भैया घर जाइए। अब यहां महत्वपूर्ण बात कि आपने जो भी सर्टिफिकेट बनाया है, स्थानीय निवास जाति, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, जो भी आपने बनाया हुआ है, तो उसमें आपका नाम, ठीक है, आपके पिता का नाम, आपका नाम का स्पेलिंग, ठीक है ना, तो वही होना चाहिए जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में दिया हुआ है। उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस होगा तो मान्य नहीं होगा। क्लियरली लिखा हुआ है, आप दावा बाद में नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो मेरा आज का वीडियो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। तो इसी वीडियो के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, उसको काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप उसको अरेंज कर लीजिए। और आपके मन में अगर किसी भी तरह का डाउट रहा हो जो आपको वीडियो में मैं समझा नहीं पाया हूं, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि कमेंट्स का रिप्लाई करके आपके उन डाउट्स को भी दूर कर दूं। आपका वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।